लास्ट क्लास में वाइल लूप को स्टार्ट किया था। और वाइल लूप में एक चीज समझी थी कि वाइल लूप क्या करते हैं, वाइल लूप कंडीशन पे काम करते हैं, ना कि नंबर ऑफ रिपीटेशन पे। अगर सेट नंबर ऑफ टाइम लूप को चलाना होता है तो फॉर लूप का इस्तेमाल किया जाता है। और जब कंडीशन पे चलाना होता है कि जब तक कंडीशन सही है तब तक काम करे वो, तो फिर वाइल लूप का इस्तेमाल किया जाता है। अब वाइल लूप को अपन ने यूज किया था कंडीशन के बेस पे, पासवर्ड चेक करने के भी, जब तक कि पासवर्ड यूजर गलत डाल रहा है तब तक अपन उससे रीटेक करते हैं। और जैसे उसने पासवर्ड सही दे दिया उसी समय वहां पे वो वेलकम करके लूप को खत्म कर देता। बट कई बार क्या होता है, वाइल लूप एक इन्फिनिट लूप में भी जा सकता है। एक इन्फिनिट लूप तब होता है जब एक वाइल लूप स्टार्ट तो हो गया बट कभी एंड नहीं हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो कंडीशन है वो कभी फॉल्स ही नहीं हो रही है। जैसे इस टाइप का लूप, यहाँ पे अपन ने क्या दे दिया, वाइल के आगे ट्रू ही दे दिया। मतलब कोई कंडीशन चेक करने का कोई मैटर ही नहीं, यहाँ पे कुछ फॉल्स ही नहीं होगा कभी, क्योंकि ट्रू कीवर्ड हमेशा ही ट्रू रहेगा। और वाइल लूप कंटिन्यूअसली हमेशा चलता रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में वाइल लूप को कंट्रोल करने के लिए कि कब उसे रोकना है, कब उसे वापस से रीस्टार्ट करना है, तो यहाँ पे उसे रोकने के लिए, मतलब उसे स्टॉप करने के लिए यहाँ पे एक कीवर्ड होता है ब्रेक। ठीक है, ये जैसे ही रीड होगा इंटरप्रेटर कब, वाइल लूप के अंदर, तो वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। और एक और कीवर्ड होता है उसे रीस्टार्ट करने के लिए। एक्चुअल में ये रीस्टार्ट कर रहा होता है लूप को, बट इसका नाम रहता है कंटिन्यू। कंटिन्यू क्योंकि कंटिन्यू पढ़ते से आपको ऐसा लगता है ना जैसे वीडियो प्ले करी, बीच तक के आ गए। और कंटिन्यू करना मतलब यहाँ से कंटिन्यू करना, ये इसका मीनिंग यहाँ पे है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंटिन्यू का मतलब है जैसे ही कंटिन्यू हिट होगा वो रीस्टार्ट हो जाएगा लूप। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना कंटिन्यू नॉर्मल इंग्लिश वाले वर्ड से और यहाँ के कंटिन्यू से। वेरिएबल के साथ भी कर सकते थे। हाँ, नहीं नहीं, उसे रीअसाइन करके फॉल्स कभी करेंगे ही नहीं अपन। वाइल चलता रहेगा, अपन इन दो कीवर्ड से उसे कंट्रोल करते हैं। फिर यह भी बताया था कि वाइल कंटिन्यू तो चलेगा, ये इन्फिनिट लूप है, बट उसे कंट्रोल करने के लिए कब उसे ब्रेक करना है, कब उसे वापस रीस्टार्ट करना है, उसके लिए इन दो कीवर्ड्स का अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे अपन एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जो यूजर से एक मैसेज इनपुट लेता है। ठीक है, जब तक यूजर कुछ मीनिंगफुल मैसेज देगा तब तक अपन उस मैसेज को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। बट जैसे यूजर ने एक खाली मैसेज दिया, तब अपन मैसेज मतलब ये जो प्रोग्राम है उसको रीस्टार्ट कर देंगे लूप को। और जैसे ही अगर किसी ने एग्जिट वाला मैसेज दिया तो अपन फिर लूप को ब्रेक कर देंगे। तो ये प्रोग्राम कुछ इस तरीके का चल रहा है, जैसे लूप स्टार्ट किया अपन ने वाइल ट्रू करके, तो ये एक इन्फिनिट लूप स्टार्ट हो गया। मतलब इसकी जो बॉडी है जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये मल्टीपल टाइम रिपीट होती रहेगी। ठीक है, अब फर्स्ट अपन ने क्या लिया, मैसेज इनपुट लिया यूजर से। अब जैसे ही अपन ने इनपुट लिया तो एक मैसेज आया कि टाइप अ मैसेज, और इसका यूज करके अपन सबसे पहली लाइन पे तो एक इनपुट ले लेंगे। दूसरा, अपन ने फिर एक इफ कंडीशन से चेक किया। इफ से क्या चेक किया कि क्या मैसेज डबल इक्वल्स टू एक एम्प्टी है। तो इससे क्या होगा, अपन ये चेक कर रहे हैं कि क्या यूजर ने बस खाली एंटर करवा दिया, मतलब कोई मैसेज दिया नहीं। और दिया नहीं तो प्रिंट अपन क्या कर देंगे, एम्प्टी मैसेज इज नॉट अलाउड। ठीक है, इस टाइप से अपन ने एक मैसेज का एक आउटपुट दिया। और फिर आप देखोगे कंटिन्यू एक कीवर्ड आया। अब जैसे ही कंटिन्यू प्रिंट हुआ, इसके आने वाला जो कोड है वो कभी रन ही नहीं होगा। ठीक है, वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली मैं वापस से रीस्टार्ट कर देगा लूप को। ठीक है, आया। इतना पार्ट था सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यू का, कि अगर मैसेज खाली जाएगा तो वो रीस्टार्ट कर देगा। हाँ, इसके बाद भी एक इफ ब्लॉक है। ये इफ ब्लॉक क्या करेगा, मैसेज देखेगा कि क्या मैसेज एग्जिट आया है। अगर मैसेज एग्जिट आया है तो फिर क्या करेगा, प्रिंट चैट क्लोज। ठीक है, ये एक मैसेज करेगा और एक कीवर्ड रन करेगा ब्रेक।
कि अगर कैसे ही किसी ने एग्जिट किया तो इस पूरे लूप की बॉडी को ब्रेक कर देना, मतलब यहीं पे ही स्टॉप कर देना लूप को। और इन दोनों को सब कुछ फिल्टर करने के बाद, ये दोनों जो इफ हैं इन दोनों से क्रॉस होने के बाद अगर मैसेज कुछ आया, जैसे हाय आया, हेलो आया, कुछ भी आया, तो एक प्रिंट हो जाएगा योर मैसेज, और आपने जो मैसेज दिया था वो प्रिंट हो जाएगा। तो अपन इसके एग्जीक्यूशन को एक एक करके समझते हैं कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे कैसे आउटपुट दे सकता है। जैसे सबसे पहले अपन ने इसे रन किया, तो इसे रन करते से ही सबसे पहले क्या पूछ रहा है, वो पहली लाइन पर आ गया, मैसेज को इनपुट ले रहा है। तो अपन ने मैसेज दे दिया हेलो। अब जैसे ही हेलो अपन ने इनपुट दिया, तो अपन नीचे इफ पे आएंगे। इफ पे अपन ने चेक किया क्या हेलो एम्प्टी है, तो एम्प्टी नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया, तो इसकी बॉडी पे अपन गए नहीं कभी। दूसरा इफ आया, उस पे चेक किया क्या ये मैसेज एग्जिट था, तो एग्जिट भी नहीं था, तो इसकी बॉडी पे कवरियन नहीं, ना तो कंटिन्यू हिट हुआ ना ही ब्रेक हिट हुआ। तो अपन यहाँ प्रिंट रन हो जाएगा कि प्रिंट योर मैसेज क्या था, तो ये था योर मैसेज था हेलो। ठीक है आया। इसमें क्या पार्ट नहीं आया? अ, आप लोग को काइंड ऑफ एक इंटरप्रेटर की तरह सोचना पड़ेगा। अगर पाइथन को समझना है ना, तो लाइन बाय लाइन उसे एग्जीक्यूट करना रहेगा और चेक करना रहेगा कि इंटरप्रेटर कैसे बिहेव करता है। ठीक है। ये वाली जो वेबसाइट है ये लाइन को एक एक करके रन करेगी। ठीक है। तो इससे आपको काइंड ऑफ आइडिया लग जाएगा कि इंटरप्रेटर कैसे विजुअलाइज करता है, मतलब चीज़ों को कैसे रन कर रहा है। तो अपन ने व्यू एग्जीक्यूशन दिया। ये जो कर्सर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो एरो टाइप का है, ये इंटरप्रेटर एग्जैक्टली अभी इस पोजिशन पे है और उसको रन कर रहा है। यहाँ पे अपने को आउटपुट विंडो वगैरह दिखती रहेगी। तो अपन ने क्या किया, अभी नेक्स्ट किया, तो वाइल ट्रू स्टार्ट हुआ, और वाइल ट्रू जैसे ही आया तो अपन सेकंड वाली लाइन पे आ गए, किस पे, एंटर अ मैसेज। तो अपन ने टाइप अ मैसेज पे लिख दिया हेलो, और सबमिट कर दिया। अब सबमिट कर दिया तो एक मैसेज नाम का वेरिएबल बन गया है, और इसमें हेलो स्टोर हो गया है। और अभी इंटरप्रेटर कहाँ पे आ गया, इफ कंडीशन पे। ठीक है। इफ कंडीशन पे अभी क्या कर रहा है, अभी वो चेक कर रहा है कि क्या ये जो मैसेज वाला वेरिएबल है जिसमें हेलो स्टोर है, तो क्या वो एम्प्टी से मैच किया। तो अभी वो मैच करेगा क्या, अभी नहीं करेगा, तो इफ का ब्लॉक रन भी करेगा। अगर इफ फेल हो चुका है तो वो नहीं होगा, तो उसके बाद वो अगले वाला जो कंडीशन है उस पर आ जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट किया, तो अब देखो कि कर्सर डायरेक्टली इसके अंदर ही नहीं गया, मतलब इंटरप्रेटर जैसे ही फेल हुआ उसके अगली लाइन पे पहुंच गया। अब उसने मैसेज को चेक किया कि जो हेलो है क्या वो एग्जिट से मैच हुआ, तो अभी भी ये केस पे भी फॉल्स है। तो कौन सी लाइन प्रिंट हो गई, टाइप योर मैसेज। और जैसे नेक्स्ट किया, तो ये अपना आउटपुट विंडो है, ये टाइप हेलो, तो अपन हेलो टाइप किया। अब वापस वाइल ट्रू पे आ चुके हैं अपन। और नेक्स्ट, फिर से मैसेज को इनपुट लिया अपन, क्योंकि रिपीट हो गया तो फिर से दोबारा उसने इनपुट लिया। इस बार भी अपन ने क्या किया, इस बार कुछ और दे दिया, काइट दे दिया। अब काइट भी ना तो इससे मैच करेगा ना एग्जिट से। तो आप समझ सकते हो कि आपका इंटरप्रेटर कहाँ पे जाएगा, मैसेज को चेक करेगा, इसको भी चेक करेगा, दोनों फेल हुए, और आखिरी में जाके प्रिंट कर देगा। तो अपना मैसेज का एक क्या गया, यू टाइप काइट। ठीक, इस बार अपन कंटिन्यू का पार्ट देखेंगे। कंटिन्यू अपन ने वर्ड देखा है, कंटिन्यू बेसिकली रीस्टार्ट है यहाँ का। तो अगर अपन ने नेक्स्ट किया, तो उसने मैसेज टाइप करने को बोला, बट अपन मैसेज टाइप नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो मैसेज में जाके स्टोर होगा एक एम्प्टी स्ट्रिंग। अब आप देखोगे एक एम्प्टी स्ट्रिंग दिख रही है। अब एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो अपन ने इफ पे चेक किया कि क्या ये एम्प्टी स्ट्रिंग एक और मैसेज से मैच करी, तो इस बार कर जाएगी ये। तो नेक्स्ट किया, तो इस बार अपन इसके अंदर आ गए। अब अंदर आ गए, तो अपना जो मैसेज था वो क्या आएगा, एम्प्टी मैसेज इज नॉट अलाउड, नेक्स्ट। तो ये प्रिंट हुआ, अपना ये प्रिंट नहीं होगा ये वाली लाइन, क्योंकि
अब अपन कंटिन्यू पे आते से ही इसको आगे नहीं ले जाएगा, वो कंटिन्यू वर्ड देखते से रीस्टार्ट कर देगा। तो आप देख सकते हो कि यू टाइप्ड मैसेज और स्पेस नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि कंटिन्यू वर्ड रीस्टार्ट करता है किसी भी लूप को। अब अपन एग्जिट के साथ करते हैं, तो अगला मैसेज देंगे अपन एग्जिट और इसे सबमिट किया। ठीक है, एग्जिट इस बार अपना मैसेज क्या है, एग्जिट। तो एग्जिट एम्प्टी से तो मैच नहीं होगा, तो ये नहीं हुआ। बट इसमें क्या मैच हो जाएगा, इफ मैसेज इक्वल्स टू एग्जिट, तो ये मैच हो गया। और मैच होते से अपन इसके अंदर आ गए। और अब क्या प्रिंट होगा, चैट क्लोज वाला प्रिंट। तो अपना आउटपुट विंडो में आया चैट क्लोज। अब जैसे ही ब्रेक कीवर्ड आया, अपना लूप मतलब अपना पूरा पाइथन का कोड अब एंड हो गया। हाँ, ये केस सेंसिटिव है। हाँ, हाँ आ सकती है। कंडीशन तो आप कितनी भी दे सकते हो, बट आगे इसको भी हैंडल करने के तरीके अपने को देख लेंगे। ठीक है, तो ये आया। ये वाला जो पार्ट था वो सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए था कि कंटिन्यू कीवर्ड होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, ब्रेक कीवर्ड क्या होता है और उसका मीनिंग क्या होता है, और ये दोनों ही लूप के अंदर काम करते हैं। नहीं नहीं, कुछ भी लिख दो, बस वो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी और वाइल के अंदर होगी, तो वाइल की बॉडी को रीस्टार्ट करने के लिए कंटिन्यू होता है और ब्रेक करने के लिए ब्रेक कीवर्ड। नहीं, ट्रू एक कीवर्ड है जो एक बूलियन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ट्रू। हाँ, करेगा, क्योंकि अपन ने कल ये चीज देखी थी ना कि कौन सी वैल्यू ट्रू है कौन सी वैल्यू फॉल्स है। तो जब भी उसे ट्रू मिलेगा वो सारी चीजों को तब तक रन करेगा, जैसे फॉल्स मिलेगा वो रन नहीं करेगा। हालांकि वाइल लूप अपने को इतना ज्यादा यूज में नहीं आया। हाँ, मेजरली अपने काम में ज्यादातर अपन फॉर लूप को यूज करेंगे। वाइल लूप इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं, में ज्यादा नहीं, प्रोग्रामिंग में जरूर आता है, बट एज अ डेटा एनालिस्ट इतना काम नहीं आता। हाँ, वो सब करेंगे ना अपन। हालांकि बेस पाइथन कठिन है, एडवांस पाइथन बहुत आसान है। हाँ, ये बेस है। हाँ, सीखेंगे। ठीक है, अपने यहाँ पे लूप वगैरह एंड होते हैं, अपन जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। हाँ, हाँ नंपाई पांडास पाइथन की लाइब्रेरी। हाँ, सी बॉन्ड नहीं, वो C++ के हैं। हाँ, सब इसमें दो ही हैं, फॉर लूप है और वाइल लूप है बस। अब जो नेक्स्ट अपन देखेंगे वो रहेंगे डेटा टाइप्स। डेटा टाइप क्या होते हैं, डेटा टाइप हमने बहुत स्टार्टिंग से देखा था कि डेटा किस कैटेगरी का है वो उसका डेटा टाइप कहलाता है। जैसे अगर टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा है तो वो एक टेक्स्ट डेटा है, नंबर्स में लिखा है तो एक नंबर का डेटा है। पाइथन में किस किस टाइप के डेटा टाइप आपके पास अवेलेबल होते हैं। जैसे अपन ने शुरुआत में देखा था कि एक टेक्स्ट टाइप के डेटा पे अपन वर्क कर सकते हैं, एक नंबर टाइप के और एक डेट टाइप के। यहाँ पे बेस पाइथन में डेट टाइप का ऐसा कोई डेटा नहीं मिलेगा आपको। आपको यहाँ पे टेक्स्ट मिलेंगे, नंबर मिलेंगे और भी बहुत सारे मिलेंगे। तो अपन इन सबको एक एक करके देखते हैं। ठीक है, ये सारे पाइथन के डेटा टाइप्स हैं। इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, कॉम्प्लेक्स, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। ठीक है, ये सारे अपन एक एक करके इन सबको देखते हैं। सबसे पहला आता है यहाँ पे इंटीजर। यहाँ पे जैसे अपन ने ए बनाया, ए में स्टोर कर दिया 90। तो 90 क्या है, 90 एक होल नंबर है। क्या? हाँ,
हम्म, ठीक है, अपन वापस कंटिन्यू करते हैं। 90 क्या है? 90 एक होल नंबर है। जो भी होल नंबर रहेंगे, जैसे 3 है, 5 है, -40 है, ये सब ऐसा कंप्लीट होल नंबर्स हैं, और होल नंबर सब ये इंटीजर कैटेगरी के आते हैं। ठीक है, अपन ने, हाँ कोई सा भी नंबर, जैसे 2 आएगा, 2 एक इंटीजर है और इसके अगला इंटीजर 3 है, बट 2.4 एक इंटीजर नहीं कंसिडर किया जाता। ठीक है, ये डेसिमल्स में, और डेसिमल्स यहाँ पे फ्लोट नाम से आते हैं। मतलब कोई भी डेसिमल रिप्रेजेंटेटिव नंबर है तो वो फ्लोट कैटेगरी का आता है, और होल नंबर सारे इंटीजर कैटेगरी के। यहाँ पे आप देखोगे कि अपन ने 90 इक्वल टू ए, मतलब ए इक्वल टू 90 किया। इसमें होता क्या है कि एक ए नाम का जो कंटेनर बना, उसमें 90 स्टोर हो गया। अब ये जो कंटेनर होता है, ये स्पेसिफिकली एक समय पे एक ही डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है। अपन ने इसको नहीं बताया कि ये इंटीजर स्टोर करने के लिए अपन बना रहे हैं। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेसिफिकली आपको बताना पड़ता है कि जो ए है, एक इंटीजर टाइप का बनेगा और इंटीजर में 90 डालना है, तो वहां पे काम करता है। बट अपन ने पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, अपन ने डायरेक्टली लिखा ए इक्वल टू 90। अब 90 जैसे ही ए देखेगा, वो तुरंत इंटीजर टाइप में बन जाता है, और ये ऑटोमेटिकली होता है। इसलिए पाइथन को डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज कहा जाता है। आप एक पॉइंट लिख सकते हो, पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ठीक है, बाकी की लैंग्वेज होती है स्टैटिक टाइप, मतलब उन पे स्पेसिफिकली आपको बताना पड़ता है। जैसे सी और सी प्लस प्लस एक स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है। नहीं, वो टाइप कास्टिंग करते हैं अपन। जब अपन इनपुट लेते वक्त ऐसे इंटीजर में टाइप करते हैं ना, तो वो टाइप कास्टिंग है। मतलब कि एक स्ट्रिंग थी अंदर, बट उसे इंट नाम के फंक्शन के अंदर पास थ्रू किया, तो आउटपुट में अपने को एक इंटीजर मिल गया, इसलिए किया था। यहाँ पे एक टाइप नाम का फंक्शन होता है, जैसे टाइप ऑफ ए, तो अपने टाइप के अंदर एक वेरिएबल डाला तो ये उसका डेटा टाइप बता देता है। जैसे इसको अपन ने रन किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसने इंट दिया, मतलब एक इंटीजर। अच्छा, जो आप बोल रहे थे वो ये है, जैसे अपन ने इस केस का आप बता रहे थे कि अगर अपन ने बी बनाया और बी में एक कोट्स के अंदर 89 लिखा, तो ये चाहे 89 है, बट ये बनेगा इंटरनली एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा। अगर उसे अपन इंटीजर में टाइप कास्ट कर दें, तो वो इंटीजर में कन्वर्ट होगा और वापस से बी में स्टोर हो जाएगा। तो फिर वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसका टाइप चेक करोगे तो वो प्रॉपरली आपको इंटीजर में मिलेगा। ठीक है, तो यही उसका टाइप कास्टिंग फंक्शन भी होता है। जो भी डेटा टाइप अपन देखेंगे, उन्हीं के ही नेम के उनके टाइप कास्टिंग फंक्शन हैं। जैसे अगर आपको किसी भी नंबर को फ्लोट में कन्वर्ट करना, तो फ्लोट लिख दो वहाँ। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, एक फ्लोट टाइप का। जब भी आप डेटा में डेसिमल्स लगाते हो, कोई सा भी नंबर जो डेसिमल्स फॉर्म में रहेगा, जैसे 8.75, जैसे यहाँ पे इस केस में, तो ये इंटरनली एक फ्लोट टाइप का डेटा बनता है। इवन अगर मैं ऐसे लिख दूं 4.0, तो चाहे जीरो है, चाहे वो एक्चुअल में सिर्फ 4 है, बट स्टिल 0.0 लगने पे वो क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर अपन रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आया, एक फ्लोट डेटा टाइप आया। मैथमेटिक्स में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर देखें आपने। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट। तो अगर आप कोई नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो जिसमें 56 से रियल पार्ट है, और उसमें +4 जे, यहाँ पे जे लिखना पड़ता है। जे लिखने के बाद ये जो 4 जे, इसकी वैल्यू अपने को नहीं पता। ठीक है, तो ये एक इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो अगर इसको अगर किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, तो उसका टाइप निकल के आता है कॉम्प्लेक्स।
जे बस एक कीवर्ड, मतलब एक लेटर है बस। हाँ वो नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे काम है, वो जे है जो रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अपने को कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल। ए इक्वल्स टू 4j कर तो भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। नहीं वो जे एक स्पेशल है, जैसे अगर मैं एल कर दूं तो वो एरर है। जे स्पेशली, हाँ जे स्पेशली इसके लिए बनाया है बस। जे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जे है यहाँ पे। अब बाकी ए बी सी डी इस्तेमाल करोगे तो वो काम नहीं करेगा। नहीं कॉम्प्लेक्स के लिए याद नहीं करना, बस इतना पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नाम का कोई डेटा टाइप होता है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग एक मेजर डेटा टाइप में से एक है यहाँ पे पाइथन पे। स्ट्रिंग बेसिकली टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है, और इस टेक्स्ट को बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंगल कोट का भी यूज कर सकते हो, डबल कोट्स का भी यूज कर सकते हो, और ट्रिपल कोट्स का भी यूज कर सकते हो। मतलब 3 बार सिंगल लगा दो या 3 बार डबल को लगा दो, तो ये ट्रिपल कोट्स कहलाएगा। ठीक है। अ स्ट्रिंग इन पाइथन इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। इसमें जो सीक्वेंस वर्ड है, सीक्वेंस के कारण वो एक सीक्वेंशियल डेटा टाइप भी कहलाता है। पाइथन में इन्हें सीक्वेंशियल डेटा टाइप कहते हैं, ऐसा डेटा जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखा होता है। इसको बनाने के लिए सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से कि सिंगल कोट और डबल कोट एक सिंगल लाइन पे ही काम करते हैं। मतलब कि अगर आप स्ट्रिंग बना रहे हो और वो एक लाइन के अंदर ही है, तो सिंगल और डबल का यूज कर सकते हैं। बट ऐसी स्ट्रिंग जो एक लाइन से ज्यादा बढ़ी जा रही है, जैसे अगर कोई पैराग्राफ स्टोर करना है, तो वो इन दोनों पे काम नहीं करता। इसके लिए आपको 3 वाले पे जाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसे अपन स्टार्ट करते हैं, जैसे टेक्स्ट में हेलो स्टोर किया। अब हेलो एक बहुत छोटा सा वर्ड था, तो वो स्टोर हो जाएगा, ये रन हो गया प्रॉपर, कोई एरर नहीं। बट टेक्स्ट में हेलो हाउ आर यू, अब ये इतना बड़ा टेक्स्ट था कि 3 लाइन पे आ रहा था, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एरर दे दो। और इसके एरर को भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हेलो है वो रेड कलर का आ रहा है, बाकी का ब्लैक कलर का आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रिंग को सिर्फ एक ही लाइन तक के रीड कर सकता था, मल्टीपल लाइन पे नहीं करता। तो टेक्स्ट में अगर अपन ट्रिपल कोट से बनाते हैं, तो फिर वो रीड कर लेगा। इसमें आप देखोगे पूरा का पूरा रेड कलर से आ रहा है, जो कि कंसिडर कर रहा है, तो ये वाला रन हो जाएगा। और फिर प्रिंट अपन टेक्स्ट करेंगे, तो फिर वो इस तरीके से आ जाएगा। एक्चुअल में स्लैश एन उसने अपने आप लगाया, जब अपन ने एंटर प्रेस किया था ना, तो उसने अपने आप लगाया। वो तो अपन ने इसको, अगर टेक्स्ट को ऐसे रॉ फॉर्म में आप देखोगे, तो वो ऐसा बना था, हेलो स्लैश एन हाउ आर यू स्लैश एन यू। बट जब प्रिंट रीड करता, प्रिंट टेक्स्ट में जो स्लैश एन रहता है उसको स्पेशल मीनिंग देके यहाँ पे वो एंटर कर देता है। बट एज अ रॉ फॉर्म में देखोगे तो वो ऐसा दिखता है। हाँ, 3 कोट्स अगर मल्टीपल लाइन का बना रहे हो बड़ा, तो फिर 3 कोट्स लगाना जरूर। स्टेटमेंट है, हाँ उसको कोड में ना लिखते हुए नहीं लगेगी, हाँ 3 ही लगे, कितने वर्ड लगेंगे। हाँ सर रेंज में मैंने देखा था, तो रेंज में जब मान लीजिए अपन को प्रिंट करवा 1 से 10 तक करवा रहे हैं, तो वो अमेज़न पे दे रहा है। हाँ मान लीजिए 100 कर रहा हूँ, तो पूरा 1 से 100 नीचे लंबा जा रहा है, तो उसको फिर अपन कैसे करें? उसके एंड को मॉडिफाई करके, तो कैसे उसको एंड को मॉडिफाई करना इजी है। अपन ने एंड देखा था, जैसे आप क्या पूछ रहे हो, आप कुछ इस टाइप का पूछ रहे हो कि अगर अपन ने फॉर आई इन रेंज में लिखा ना सर, हाँ और प्रिंट मान के, हाँ जैसे यहाँ पे है
उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते बट प्रिंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर सिर्फ रेंज देखोगे तो लिस्ट वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जैसे हेलो है तो हेलो 30 टाइम ऐसे वर्टिकल फॉर्म में आएगा, बट अगर अपन इधर पे एंड को मॉडिफाई कर दें तो फिर इस फॉर्म में हो जाता है। बट हाँ, बट आप जो इस वाले का बोल रहे हो, लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ 100, तो ये ऐसे आ रहा है, तो इसका अपन कुछ नहीं कर सकते, इसको प्रिंट में डाल के जरूर कंट्रोल कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट जब जब तक लिस्ट में है तब तक वो ऐसा नहीं दिखेगा। जैसे 10 है, हाँ, जब तक कि यहाँ तक कि टच नहीं हो जाता, जैसे ही उसके एक्सीड होगा तो वो वर्टिकली आ जाता है। ठीक है, इसको अगर अपन फॉर लूप में लगाएंगे तो हो जाएगा। जैसे अगर मैंने इसे 100 किया, बट इस लिस्ट को किसके अंदर इस्तेमाल किया, फॉर आई इन लिस्ट ऑफ रेंज, देन अपन प्रिंट में इस्तेमाल कर सकते हैं कि आई को प्रिंट करो और एंड को मॉडिफाई कर दो एक स्पेस, तो ये काम हो सकता है। बट ये काम अपने को फॉर वो प्रिंट और एंड के हेल्प से करना पड़ेगा। इनपुट डायरेक्टली लूप में ले सकते हैं, इनपुट लूप में, हाँ ले सकते हैं आराम से। अब यहाँ पे पाइथन का एक बहुत यूजफुल पार्ट है ये वाला, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। इसको समझते हैं पाइथन में। ये समझना पड़ेगा पहले कि इंडेक्सिंग होती क्या है। आपने इंडेक्स वर्ड सुना है पहले? इंडेक्स कहाँ पे सुना है, कैसे यूज करते हैं अपन से? बुक में एक पहला ही पेज रहता है अपना कंटेंट का जिसमें इंडेक्स वाला पेज रहता है, इसमें वो पेज नंबर देता है। तो एक्चुअल में इंडेक्स होते क्या है, जैसे एक बहुत लार्ज बुक है, उसमें हजारों पेज हो सकते हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर ढूंढना चाह रहे हो तो अपने को एक एक करके ढूंढना पड़ता, बट इसकी जगह अपन हर एक पेज को एक नंबर दे देते, 1 2 3 4, मतलब सिंपल बस नंबर, और अपने को पता चलता कि जो आप चैप्टर ढूंढ रहे हो वो 786 पेज पे है, तो आप डायरेक्टली जंप करके उस जगह पे जा सकते हो। तो ये हो जाते हैं इंडेक्स, पेज नंबर के क्या हो जाएंगे, मतलब पेज नंबर क्या है उस बुक के, इंडेक्स हैं, और इनका रिकॉर्ड रखने के लिए एक इंडेक्स पेज बनाते हैं हम। अब इसी कॉन्सेप्ट को अपन ने स्ट्रिंग में अप्लाई किया, जैसे पाइथन में PYT, HN, ये क्या है, ये सब एक सीक्वेंस में है। मतलब क्या, जैसी लिस्ट स्ट्रिंग बनी है वैसी ही रहेगी। तो अगर इनको अपन नंबर दे दें तो ये पाइथन के इंडेक्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे काइंड ऑफ ये सब पेज है और पेज को एक नंबर दे, तो अपन यूजुअली सोच सकते हैं इनको 1 2 3 4 5 6 करके नंबर दो। बट पाइथन में एक चीज आप नोट करके रखना, अच्छा ये चीज अपन ने रेंज में देखी थी, पाइथन में नंबरिंग कहाँ से शुरू होती है, 0 से। तो ये नंबर देगा, इसको 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। तो ये सब y का इंडेक्स है 1, मतलब y अपने को फर्स्ट पोजीशन पे मिलेगा, थर्ड पोजीशन पे कौन मिलेगा, h, फोर्थ पोजीशन पे o मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर अपन ने a नाम से ये स्टोर कर दिया पाइथन, तो मेरे को अगर t चाहिए तो मैं a के स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया जाता है इंडेक्सिंग करने के लिए। तो a में t का पोजीशन देना रहता है 2, तो जैसे ही 2 दूंगा मैं, वो मेरे को क्या निकाल के दे देगा, t निकाल के दे देगा। ये होती है यहाँ पे इंडेक्सिंग। ठीक है, अब यहाँ पे अगर टेक्स्ट बहुत लार्ज होता है तो नंबरिंग रिवर्स भी होती है, मतलब कि जो n है, अगर ऐसे पूरा सेंटेंस है और पूरे सेंटेंस का आखिरी लेटर को पोजीशन पता करना, तो अपन काउंट करना थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। तो कभी कभी डेटा बहुत यूजफुल होता है आखिरी से फेच करना, तो आखिरी के लिए भी इंडेक्सिंग होती है, बट वो 0 से लेके पॉजिटिव नंबर तो सारे चले गए, तो फिर इनको नेगेटिव नंबर्स दे दिए जाते हैं, -1, -2, -3, -4। अब इसको -0 नहीं दे सकते क्योंकि -0 जैसा कुछ होता नहीं। ठीक है, तो -5 और -6। तो अगर ए स्क्वायर ब्रैकेट में अपन ऐसे लिखते हैं -3, तो -3 पे अपने को h मिल जाएगा, -4 लिख देंगे तो t मिल जाएगा। इसका मतलब t को एक्सेस करने के लिए दो इंडेक्स हैं, एक तो 2 भी है और एक -4 भी है।
इसलिए जब अपन ने इसको रन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पाइथन इज गुड नाम का एक वेरिएबल बना टेक्स्ट, उसमें पी के अंदर ए था और ए के स्क्वायर ब्रैकेट में 0 को एक्सेस किया। इसका मतलब 0 पे कौन होगा, पी था, इसलिए अपने को क्या दिख गया, पी। यहाँ पे 3 था तो 3 में कौन सा, 0 1 2 और 3 एच था, तो अपने को आउटपुट में क्या मिला, एच। और जैसे डी को चाहिए होता सबसे आखिरी कैरेक्टर डी, तो अपन क्या यूज करते वहां पे -1, -1 करते थी, वो अपने को क्या दे देगा, लास्ट से डी दे देगा। हाँ, जैसे अगर आपके पास ये वाला है, एक टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, अगर ये ए नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर है और ए में अपन ये लिख देते हैं, तो इसका आउटपुट क्या मिल सकता है अपने को, हाँ 4 में क्या मिलेगा अपने को, ओ, क्योंकि 0 1 2 3 और 4, 5 लिख देंगे तो हाँ, ये अपने को जो स्ट्रिंग देगा उसमें बस एक खाली स्पेस होगा, और ए में -3 लिखने पे आर मिल सकता है। ठीक, क्लियर इंडेक्सिंग की किस तरीके से इंडेक्सिंग होती है। ये जो इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट अभी आपने देखा, ये पाइथन के हर सीक्वेंशियल डेटा टाइप पे अप्लाई होता है, मतलब चाहे वो स्ट्रिंग हो, स्ट्रिंग एक सीक्वेंशियल डेटा टाइप है, चाहे वो आने वाला लिस्ट हो या फिर टपल हो या फिर डिक्शनरी, हालांकि डिक्शनरी तो नहीं कर सकते, ये तीन पे तो आराम से काम करेगा। हाँ, टपल भी अभी अपन आगे चल के देखेंगे एक एक करके। अब आता है स्लाइसिंग, इसी के थोड़े से आगे का कॉन्सेप्ट है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, हाँ, किसी भी चीज की स्लाइस करना, जैसे अगर आपके पास केक होता है तो आप एक जो पीस कट करते हो उसका, इसको अपन स्लाइस कहते हैं। यहाँ पे अपने पास जो है, यहाँ पे अपने पास एक टेक्स्ट है, तो अगर इतना बड़ा टेक्स्ट है पर आप इसका इतना पोर्शन कट करके देखना चाहते हो, सिर्फ इतना वाला, तो ये कहलाता है इसकी स्लाइस, ठीक है। अब स्लाइस को ढूंढने के लिए अपने को दो चीजों की जरूरत पड़ती है, दो नंबर की। पहला तो इसकी स्टार्टिंग नंबर की पोजीशन, मतलब उसकी स्टार्टिंग नंबर का इंडेक्स, मान लो ये 5 पोजीशन से चालू हो रहा है और अपने को यहाँ पे 10th पोजीशन तक के जाना था, तो 10 लिख दिया, तो 5:10 ये बताएगा कि स्टार्टिंग करना है 5 से और एंडिंग करना है 10 पे। बट एक और चीज, पाइथन में शुरू में दो चीज देखी थी कि स्टार्टिंग हमेशा 0 से होती है और एंडिंग इंक्लूड होती है कि इंक्लूड नहीं होती, इंक्लूड नहीं होती, तो अगर 10 लिखोगे तो वो जाएगा कहाँ पे, 9 तक के ही जाएगा। ये दो कॉन्सेप्ट रहेंगे जो स्लाइसिंग पे भी एज इट इज काम करते हैं। तो जैसे अगर अपन ने ऐसे लिखा, अपने पास एक ए नाम का टेक्स्ट है जिसमें पाइथन इज गुड करके आ रहा है, अगर अपन ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर ब्रैकेट 2:6, तो इसको लिखने से मतलब क्या है कि अगर सिंगल नंबर होता है तो इंडेक्सिंग काम होती है, और दो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कॉलन होगा तो वहां पे स्लाइसिंग काम करती है। अब स्लाइसिंग में अपन ने 2:6 लिखा है, तो टू पोजिशन पे कौन है, यहाँ पे टी है, और फिर 6 पोजिशन पे एक स्पेस है, तो स्पेस तो काउंट होगा नहीं, तो अपन कहाँ तक जा पाएंगे, एन तक के। तो अपन ने क्या किया, फाइंड THON, अगर इसको अगर अपन रन करते हैं तो अपने को आउटपुट में THON मिलेगा। पर्टिकुलर एक लेटर मिल रहा था, हाँ इसमें अपन को एक स्टेटमेंट में मिल जाएगा, हाँ इसमें दो इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं, स्टार्टिंग कॉलन एंडिंग, और सिंगल नंबर पास करते हैं तो वो इंडेक्सिंग लेता है, दो नंबर पास करते हैं तो वो स्लाइसिंग लेता है। जुपिटर लैब में, मतलब स्पेसिफिकली सिर्फ जुपिटर लैब में, जितने भी लाइन का आप कोड करोगे उसमें जो सबसे आखिरी लाइन है ये ऑटोमेटिकली प्रिंट पे रहती है,
मतलब उसको जो लिखोगे वो एज इट इज स्क्रीन पे दिख जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इसके नीचे बिना प्रिंट के आगे इसके नीचे 90 लिखता हूँ, तो अब सबसे आखिरी लाइन कौन सी होगी? 90। तो स्क्रीन पे सिर्फ 90 दिखेगा। इसके नीचे वाली लाइन पे अगर मैंने 87 मल्टीप्लाई बाई 9 लिख दो, तो मेरे को इसका रिजल्ट मिलेगा। ना ही अब 90 मिलेगा, ना ही ये मिलेगा। तो जो सबसे आखिरी लाइन है सिर्फ वही क्या होगी? एग्जीक्यूट, मतलब स्क्रीन पे दिखेगी। तो बट ये तरीका गलत है। पाइथन होता, नॉर्मल पाइथन में आप कोड करते तो आपको प्रिंट लिखना जरूरी होता है। वो तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसका आखिरी लाइन काम कर देती। डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस के मेजरली प्रोजेक्ट जुपिटर लैब पे ही होते हैं। अगर आपको इंटरफेस थोड़ा सा और डिफरेंट चाहिए तो VS कोड पे यूज कर सकते हो। और अगर प्रॉपरली डेवलपमेंट पे जाना है तो फिर नोटबुक की जगह आप .py फाइल पे काम करते हो। हाँ, ये पाइथन की बेस फाइल नहीं है, इस पे काम करती है, मतलब VS कोड पे काम करती है। हाँ, अलग से तो बहुत सारे होते हैं। VS कोड क्या है? VS कोड एक IDE है। ये स्टार्टिंग बताया था कि IDE क्या होते हैं, IDE का फुल फॉर्म स्टार्टिंग में बताया था पहली क्लास। हाँ हाँ, कौन सा? एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, और इसके इनिशियल और क्या हो सकता है? हाँ, इंटीमेट का तो मतलब कुछ और, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। हाँ, ये एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको पूरा स्ट्रक्चर देते हैं कि आप एक पेज देंगे जिस पे आप कोड कर सको। वो अंदर ही अंदर ट्रांसलेट करते हैं, अंदर ही अंदर प्रोसेस करते हैं, और उसका जो आउटपुट आता है वो आउटपुट भी आपको शो करने का काम करते हैं। तो ये जो पूरा सॉफ्टवेयर होता है ये एक IDE होता है। ठीक है, VS कोड सबसे बेस्ट है अभी, मतलब जितने भी डेवलपर्स हैं वो सब लोग VS। हाँ, मतलब मेजोरिटी ऑफ लोग प्रेफर ये करते हैं, बाकी हैं तो बहुत सारे। पाईचार्म है, पाइथन का खुद का भी एक IDE है, बट वो ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता, क्योंकि उनमें इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं होते। वो डिफॉल्ट बहुत बहुत बेसिक फीचर्स देते हैं अपना। कभी कभी इंटरफेस दूसरा हुआ तो कोड करते आता है तो फिर इंटरफेस कोई सा भी हो आप काम कर लोगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये वाला आपको बताना रहेगा। अपने पास A नाम का टेक्स्ट है, पाइथन इज गुड, आपको ये प्रिंट करना है। तो इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं? हाँ, A में 0 से लेके N चाहिए, 7, क्योंकि यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, तो 6 पे है ये। तो अपन 0:6 लिखेंगे, मतलब एंडिंग यहाँ पे लिखेंगे तो खत्म वो N पे हो जाए। गुड को ढूंढने के लिए -1 to -4, क्या ये एक्चुअल में काम करेगा? आ, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। -1 स्टार्टिंग है, जब ये रीड करता है तो ये हमेशा लेफ्ट से राइट साइड ही रीड करेगा। तो अगर यहाँ से अपन रीड करना शुरू कर रहे हैं तो वो इस डायरेक्शन पे जाएगा, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग मिल जाएगी। तो अपने को स्टार्टिंग G देना रहेगी। तो इसको अपडेट करके क्या हो जाएगा? -4 : तो -4 स्टार्टिंग है, अपने को कहाँ तक जाना है? D तक। तो अपन -1 लिखेंगे, बट क्या एंडिंग इंक्लूड रहती है? एंडिंग इंक्लूड नहीं रहती, तो अपने को GOO मिल जाएगा, D नहीं मिलेगा अपने को। बट 0 तो ये है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फिर पाइथन में आप एक चीज कर सकते हो कि आप -4 से स्टार्टिंग करो, एंडिंग में कुछ दो ही मत। अगर अपन अगर अपन ब्लैंक रखते हैं तो वो एक्सट्रीमली एंड तक के जाएगा, मतलब ये ऑटोमेटिकली एंड तक चले जाएगा। ये उसका तरीका होता है।
ऐसा बोल आ गया। आ गया। मतलब कुछ नहीं देते हैं तो एक्सट्रीम एंड तक क्या आ जाता है। ऐसे ही स्टार्टिंग है, अगर स्टार्टिंग अगर खाली देखते हैं तो स्टार्टिंग में वो एक्सट्रीम स्टार्टिंग ले लेता है। जैसे पाइथन चाहिए था तो अपन ने 6 लिखा, तो अपन स्टार्टिंग में कुछ ना देखे कॉलन 6 लगा देते, तो वो शुरू से शुरू करता और 6 पे आके एंड कर देता, मतलब एक्चुअल में 5 पे एंड कर देता। तो दोनों जगह को आप खाली भी रख सकते हो। अगर आप ऐसे कर दो तो मतलब ये भी ना दो और ये भी ना दो, तो वो फिर पूरा क्या, ही दे दे। तो वो पूरा का पूरा दे देगा, ये एक्सट्रीम स्टार्ट कर लेगा और ये एक्सट्रीम एंड तक का। ठीक है, आ गया कि स्लाइसिंग में अपन कितनी सारी वेरिएंट लगा सकते हैं। इनको एक साथ लगाएंगे तो आउटपुट तो लास्ट वाली आएगी। हम्म। और एक साथ की कंडीशन आउटपुट लास्ट वाली आएगी। नहीं, पूरा आ जाएगा। जैसे अगर इसको अपन ए के अंदर स्टार्टिंग एंडिंग कुछ नहीं थी तो पूरा आ गया, और कॉलन 6 दिया तो सिर्फ पाइथन। तो तीनों क्वेश्चन के वो आंसर है। हाँ, अलग अलग वो बनना है। तीनों का अलग प्रिंट देना पड़ेंगे फिर आपको, कि प्रिंट दिस, नहीं तो वो सबसे आखिरी वाला ही देगा आपको। हाँ, वही। तो प्रिंट फंक्शन के अंदर पास करना स्लाइसिंग। प्रिंट ए फिर इस वाला उसको ये समझ। हाँ, प्रिंट ए या फिर डायरेक्ट प्रिंट 0,6। प्रिंट ऐसे लिखना पड़ेगा फिर पूरा। अपन जो ये काम कर रहे हैं ना, ए स्क्वायर ब्रैकेट 4:6 ऐसा कुछ भी लिखा अपन ने, तो ये पूरा प्रिंट के अंदर प्रिंट फंक्शन के अंदर आएगा। ऐसे लिखना रहेगा तो फिर वो जो तीनों के लिए देगा। अब रेंज फंक्शन को, रेंज फंक्शन याद है, रेंज फंक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं, एक होती है स्टार्टिंग, एंडिंग और स्टेप। स्टेप का कॉन्सेप्ट क्लियर है। स्टेप में क्या होता है कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है और वो एक स्टेप लेगा तो वाई पे जाएगा, दूसरी पे टी पे, फिर एच पे, फिर ओ पे और फिर एन पे, और एक एक स्टेप लेके ही पूरे लिस्ट के एंड तक जाएगा। तो अगर अपन इसको स्टेप भी दें तो वो ऐसा हो जाएगा कि स्टार्टिंग, एंडिंग, कॉलन, स्टेप। तो इसमें क्या होगा, अपन स्टार्टिंग भी करा सकते हैं कहीं पे, कहीं पे उसे एंड करा सकते हैं, और उसे ये भी बता सकते हैं कि कितने कैरेक्टर्स को स्किप करते हुए रीड करना है। तो मान लो अपने पास ये पाइथन है, तो पाइथन की शुरुआत से करना है तो 0 दे दिया, एन तक के जाना है तो 6 दे दिया, और स्टेप में बाय डिफॉल्ट अपन स्टेप लिखते ही नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो 1 लेता है, बट यहाँ पे 2 दे दिया अपन ने। तो पी पे शुरू हुआ है वो, तो पी पे खड़ा था वो, एक स्टेप छोड़ के टी लेगा, एच छोड़ के ओ लेगा, एन छोड़ के आगे जाता बट अपना एन पे ही खत्म हो रहा था, तो पी टी और ओ मिल जाएगा। आ रहा है। अब जैसे अगर अपन ने ये वाला क्वेश्चन है, अपने को वाई एच और एन चाहिए, लेकिन देख लिया होगा तो पता है। ठीक है, वाई एच और एन, तो फिर क्या क्या लिखना पड़ सकता है। सर वन। वाई पे स्टार्टिंग करना है तो 1 देना पड़ेगा, एच चाहिए, इसका मतलब अगला स्टेप जा रही है 2 पे, तो एंड स्टेप 2 है, और ओ तक के जाना है, नहीं एन तक के जाना है, तो अपने को यहाँ देना पड़ेगा एंडिंग तक। तो अपन यहाँ पे 6 दे सकते, 6 है ना, 5, हाँ 6 पे काम हो जाएगा, तो 1:6। क्या, हाँ वो 6 पे भी जाते ही, मतलब इस पे भी जाते ही, 7 लिख तो दिया, वो इस पे भी चले जाएगा। अब इसका सोल्यूशन नहीं है, इसका क्या निकाल सकते हो, पी एच स्पेस और ओ। एच स्पेस हो। हाँ, ये स्पेस भी है यहाँ पे, और स्पेसिफिकली 2 स्पेस है यहाँ पे। हाँ, वो पी है, एच है, एक खाली स्पेस है, एक और खाली स्पेस है, और फिर ओ है। ये है स्ट्रिंग एक्चुअल। तो आपको पाइथन इज गुड में पहचानना है कि कहाँ से शुरुआत हो रही है, क्या क्या है और कितनी स्टेप है। स्टार्ट होगा दो का स्टेप में, बाकी स्पेस का समझ में लास्ट। पी से शुरुआत है, मतलब पी से स्टार्टिंग करी होगी, तो ये यहाँ पी है, इसका मतलब 0 है स्टार्टिंग पोजिशन। फिर एच आया तो इसका अगला एच कहाँ पे है, ये है,
तो ये 1 स्टेप पे तो यहाँ आता, 2 स्टेप पे यहाँ आता और 3 स्टेप पे आता। इसका मतलब 3 स्टेप ली जा रही है, तो अपन ने 3 भी लिख लिया। तो उसको भी काउंट करेगा, 2 स्टेप छोड़ के तीसरे वर्ड का आ रहा है, 3 स्टेप हो गए, 2 स्टेप हो नहीं, पहली स्टेप पे y पे जाता, y डिफॉल्ट रहता है, 2 स्टेप पे वो t पे जाता, 3 स्टेप पे वो इस पे जाएगा। अब h पे है तो h से तीसरी स्टेप कहाँ लेगा वो, 1 2 स्किप करके स्पेस, इसलिए ये स्पेस आ गया। फिर यहाँ से एक और स्पेस, तो फिर एक और स्पेस आ गया, और फिर जंप करके वो अगले ओ पे जाता, तो ओ आता। इसका मतलब एक्सट्रीम एंड तक के भी जाना है, तो अपन हो सकता है इसे -1 भी दे दें, बट ओ के बाद वो अगले कैरेक्टर पे जाता नहीं। तो अगर ये भी ब्लैंक रख दो, ये भी ब्लैंक रख दो, तो बस कॉलन 3 दे दो तो भी काम हो जाएगा। सही से। हाँ 12 दोगे तो भी चले जाएगा, या फिर -1, यहाँ तक काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो फिर PH डबल स्पेस और वो आ जाएगा। तो -2 में 2 पे आ गए। हाँ नहीं, -2 में नहीं आता, ये एक्सक्लूड कर देता, इधर तक आता, तो फिर बस PH डबल आप पता नहीं वो कर दिया होगा, बाकी उसकी जरूरत नहीं। ठीक है, अब नेगेटिव स्टेप याद है, नेगेटिव स्टेप क्या होती है, अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है तो पीछे की तरफ अगर स्टेप लेगा तो वो नेगेटिव स्टेप्स होते हैं। -1 मतलब एक एक स्टेप पीछे लेना, बट फिर प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी स्टार्टिंग अपने को बीच से करनी पड़ती है, आगे से, तो वो फिर पीछे तरफ जा सकता है। तो अगर अपन इसमें ऐसे लिख देते हैं, अगर अपन ने ए को बनाया, अपने को क्या चाहिए, अपने को NOH और T चाहिए, H और T, मतलब NOH और T, ये वाला डेटा चाहिए अपने को। तो अपन को क्या लिखना पड़ेगा, N पे शुरुआत करनी पड़ेगी, N की पोजीशन क्या होगी 6, कहाँ तक जाना है T तक, तो 6 तक के Y तक ले जाना पड़ेगा, तो वो T पे रुकेगा। 0 1 2 3 4 5, हाँ 5 से अपन ने शुरुआत करी, कॉलन आखिरी तक के कहाँ जाना है अपने को, Y तक के, तो 0 1 1 लिखना पड़ेगा, तभी वो T पे खत्म करेगा, तो 1 पे एंडिंग, और स्टेप अपन -1 दे दें। तो अगर अपन इस तरीके से लिखते हैं 5:1:-1, तो अपने को NOH और T, प्रैक्टिकल पर्पस में कहाँ यूज होगा अपन को इसमें? ये डेटा क्लीन करने में, डेटा क्लीन नंबर फैच करना है, तो इन सब में इस्तेमाल होता है। मतलब इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे जो सीखा हुआ है ये पूरा का पूरा डेटा एनालिसिस तक के आखिरी तक काम करेगा आपके। मतलब इतना सा जो पार्ट है, अपन ने एक्सेल वगैरह पे लेफ्ट राइट मिड ये फंक्शन देखे, ये फंक्शन कुछ भी नहीं लगते इसके सामने। अगर आप इन तीनों वैल्यू को कंट्रोल करना अच्छे से सीख गए तो आप कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक नेम है, अगर इस नेम को रिवर्स कर दिया जाए, ऐसे NAHOR, तो इसे कैसे किया जा सकता है, हाँ पूरा का पूरा उल्टा बनाना है, तो अपने को स्टार्टिंग कहाँ से करनी पड़ेगी, इससे, और जाना पड़ेगा यहाँ तक, और उसे रिवर्स इंडेक्सिंग करना है। अब यहाँ पे है कि -1 करोगे तो ये स्टार्टिंग तो करेगा, बट -6 करोगे तो ये एक्सक्लूड कर देगा। मतलब स्टार्टिंग करते वक्त -1 तो ले लेगा वो, बट एंडिंग आप R तक के कर रहे हो तो R तक करेगा नहीं। हाँ तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा, -1 2 3 4 5, तो -6 तक एंडिंग नहीं करनी पड़ेगी। बट इससे भी अच्छा है कि आप शुरुआत और आखिरी कुछ करो ही मत, तो बाय डिफॉल्ट पूरी स्ट्रिंग लेगा वो, और उसे -1 दे दो। तो स्टार्टिंग अगर कुछ नहीं दी तो एक्सट्रीम स्टार्ट से स्टार्ट करना है, एंडिंग कुछ नहीं दी तो एक्सट्रीम एंड पे,
और -1 करने पे वो आ जाएगा। इसे अपन करके देख, इसे नेम को स्टार्ट किया -1 पे, -5 तक के गए, 1 2 3 5 और -1, तो अब देखोगे 5 तक के वो आर नहीं देखा आखिरी का, तो अपने को -6 तक जाना है, तो मिल जाएगा। तो ये कर दो तो भी काम हो जाएगा, और अगर अपने खाली छोड़ दी इन जगह को तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? अब क्वेश्चन है कि क्या कोई ऐसा एक नेम हो सकता है जिसे आगे से रीड करने पे भी वही आता है और पीछे से रीड करने पे भी वही आता है? ऐसा कौन सा नेम हो सकता है? हाँ, नमन, ठीक है, कनक। इसको आगे से रीड करो तो भी सेम है, पीछे से रीड करो तो भी सेम है। इस टाइप के वर्ड्स को पैलिंड्रोम वर्ड कहा जाता है। ठीक है, अपने को एक प्रोग्राम बनाना है कि वो यूजर से एक इनपुट लेगा और उसे बताना है कि क्या ये नेम पैलिंड्रोम है या नहीं है। अब पैलिंड्रोम चेक करना है आपको, और चेक कैसे कर सकते हैं वो आपको डिसाइड करना है। बट अपन इतना है कि नाम को रिवर्स भी कर सकते हैं और नाम को सीधा भी देख सकते हैं। तो आपको दोनों को बस चेक करना है कि क्या वो रिवर्स और स्ट्रेट फॉर्म में सेम है। सेम है तो पैलिंड्रोम है। पहले हम्म, के बाद कंडीशन लाना पड़ेगी, हाँ मतलब पहले तो ये रिवर्स करना पड़ेगा, हाँ फिर वो आ जाएगा आपके पास। फिर दोनों को एक फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दोनों कंटिन्यू हुए मतलब इक्वल हुए, हाँ तो वो पैलिंड्रोम में नहीं है। हाँ, बस इसी को ही आपको प्रोग्राम वे में लिखना है। ये समझ में आ करने जाएंगे तो भगवान। नहीं, वो आप ट्राई करोगे ना तो हो जाएगा फिर, क्योंकि आपका अभी लॉजिक जो है, लॉजिक क्लियर है। कोड करना आसान है, लॉजिक बिल्ड करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इस वाले को बना के देखना। ठीक है।